हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और यहाँ हम अरेंजमेंट क्लास ले रहे हैं जिसमें हम हिंदी पढ़ेंगे। तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे वाक्य विचार। वाक्य क्या होते हैं, हिंदी भाषा में वाक्य का क्या महत्व है और एक वाक्य कब बनता है। शब्द से पहले वर्ण और वर्ण से पहले आपके जो ध्वनि है उसका उच्चारण आप करते हैं। शुरुआत में जो मानव है वो ध्वनियों के साथ उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो वर्णों को सीखता है, अक्षरों को सीखता है। अक्षर के बाद वो शब्द बनाना सीखता है, शब्द सीखता है और शब्द के बाद वाक्य बनती है। वाक्य से ही भाषा बनती है। तो वाक्य के कौन कौन से आधार पर भेद हैं ये हमने कल की क्लास में पढ़ा और आज भी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, भाषा के निर्माण में सबसे पहले वर्ण बनता है, यानी अक्षर हम सीखते हैं। उसके बाद हम शब्द बनाना सीखते हैं, शब्द के बारे में जानते हैं। फिर हम वाक्य बनाना और फिर उससे भाषा बनती है। और भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट कर सकता है। तो वाक्य जो है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी वाक्य को, जो विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो वाक्य के द्वारा हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की एक संपूर्ण इकाई होती है। वाक्य के अंग कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में आप कर्ता यानी जो काम करने वाला है और जो क्रिया है वो मुख्य अंग से जो है वो अनिवार्य अंग है वाक्य में। और यहाँ हमने वाक्य के दो मुख्य अंगों के बारे में पढ़ा था जिसमें आपका उद्देश्य एवं विधेय था। उद्देश्य क्या होता है बच्चों? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है राम के बारे में। राम फल खाता है, तो यहाँ पर आपका जो उद्देश्य है वो राम है। बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें आपका उद्देश्य बच्चे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, तो इसमें हम संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत यहाँ आपकी कर्ता है और जिसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो इन सभी वाक्यों में राम, बच्चे तथा संस्कृत के विषय में कुछ बताया गया है, ये उद्देश्य हैं। और उद्देश्य को बच्चों आप कर्ता भी कहते हैं। उद्देश्य कर्ता भी कहलाता है, यानी कि किसी भी वाक्य में जो कर्ता होगा वही उद्देश्य होगा, क्योंकि कर्ता के बारे में ही हम कुछ कहेंगे। तो देखिए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि जो आपने कहा राम पढ़ रहा है या राम फल खा रहा है, तो राम तो आपका उद्देश्य हो गया, लेकिन विधेय क्या हुआ? फल खा रहा है, ये आपका विधेय हो गया। यानी कि उसके बारे में जो भी कहा जाता है वह आपका विधेय कहलाता है। दूसरे शब्द में यदि हम कहें तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह आपका विधेय कहलाता है और इसमें क्रिया, कर्म आदि आते हैं। ठीक है। इन वाक्यों में उद्देश्यों के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है। जैसे राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। इन सभी वाक्यों में फल खाता है, पढ़ रहे हैं एवं प्राचीन भाषा है, एक प्राचीन भाषा है, ये आपका विधेय है। इसको भी हम आपको बता चुके हैं। वाक्यों के भेद किए गए हैं दो आधारों पर, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, जिसमें पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तीन प्रकार के वाक्य हैं रचना के आधार पर। तो किस प्रकार से वाक्यों की रचना हुई है? तो सबसे पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वह आपका सरल वाक्य कहलाता है। अभी हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा, तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, स्वाति खाना खा रही है, तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है।
स्वाति यहाँ उद्देश्य है और खाना खा रही है विधेय है, तो ये आपका एक सरल वाक्य है। मोहन घूम रहा है, तो उद्देश्य मोहन, मोहन के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, घूम रहा है, तो मोहन आपका उद्देश्य और विधेय हो गया आपका घूम रहा है। रोहित पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें रोहित के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब रोहित आपका उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ रहा है ये आपका विधेय है, क्योंकि रोहित उद्देश्य के बारे में क्या बात हो रही है कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय के बारे में आपने भी समझा इससे पहले, और यहाँ हम सरल वाक्य के बारे में, साधारण वाक्य के बारे में आपने पढ़ा, जहाँ पर एक उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो, वह आपका सरल वाक्य कहलाता है। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक चिन्ह से जुड़े रहते हैं, वह आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे नेहा ने खाना खाया, नेहा ने बस्ता उठाया और नेहा स्कूल चली गई। ये तीन यहाँ पर आपके वाक्य हैं और इन तीनों वाक्यों से एक ही हमने वाक्य बनाया है, नेहा ने खाना खाया, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई। एक वाक्य में इसे हमने परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर और समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो नेहा ने खाना खाया, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई, ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। क्योंकि देखिए यहाँ हम क्रिया से भी देख सकते हैं क्या क्या काम किया उसने, तीन काम किए उसने, खाना खाया, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई। तीन काम यहाँ नेहा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, मोर नाच रहा है परंतु मोरनी चुपचाप बैठी है। तो दो वाक्य आपस में जोड़े गए हैं और ये दूसरे जो हैं, मोर नाच रहा है ये एक वाक्य है और मोरनी चुपचाप बैठी है। यहाँ परंतु समुच्चय बोधक शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है, तो ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो ये वाक्य दो दो सरल उपवाक्यों से जुड़े होते हैं। इनको और परंतु अर्थात योजक से हम समुच्चय बोधक जोड़े हुए हैं, यानी कि इनमें जो है एक समुच्चय बोधक शब्द हैं जो इन वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। चलिएगा, ये भी हमने पढ़ा। मिश्र वाक्य के बारे में आपने पढ़ा कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या गौण होते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो कल घर आया था वह खड़ा है, वह बाहर खड़ा है। तो जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है, तो वह कौन है जो कल घर आया था? तो दोनों जो है इसमें एक प्रधान है और एक उसका उपवाक्य है। जो कल घर आया था ये प्रधान उपवाक्य हो गया और वह बाहर खड़ा है ये उस पर आश्रित वाक्य है। राधा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है, तो एक प्रधान हो गया कि राधा विद्यालय नहीं जा सकी और उपवाक्य हो गया उस पर आश्रित क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, बीमार होने के कारण ही वो स्कूल नहीं जा पाई। तो देखिए उपयुक्त वाक्य में जो पहला वाक्य है उसमें कल घर आया था और दूसरे वाक्य में राधा विद्यालय नहीं जा सकी प्रधान उपवाक्य हैं, जो क्रमशः वह बाहर खड़ा है और तथा क्योंकि वह बीमार है आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। तो ये था आपका मिश्र वाक्य। अब आगे आज आप हेडिंग डालेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जिस प्रकार से रचना के आधार पर तीन आपके भेद थे, तीन प्रकार थे, तीन प्रकार की आपके रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में आपका दो या दो से अधिक वाक्य एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक चिन्ह से। और जो आपका मिश्र वाक्य है इसमें एक आश्रित और दूसरा, एक प्रधान और एक दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, और अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप। तो पहला है आपका विधानवाचक, पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक,
आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक और संदेहवाचक। ठीक है, तो 8 प्रकार के आपके वाक्य हैं। सबसे पहले विधानवाचक, अर्थ के आधार पर वाक्यों के क्या अर्थ आ रहे हैं। पहला था रचना के आधार पर कि वाक्यों की रचना कैसे हुई है। अब है अर्थ के आधार पर, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक और संदेहवाचक, ये 8 प्रकार के आपके अर्थ के आधार पर, ये अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। जल्दी से इसे आप नोट करेंगे। चलिए, पहला वाक्य है बच्चों आपका विधानवाचक। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं। लिखिए, जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है उसे हम विधानवाचक उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे राकेश व्यायाम कर रहा है, तो यहाँ एक काम करने का सामान्य बोध हो रहा है। अंशु अपना काम करती है, अंशु अपना कार्य करती है, तो इसमें भी सामान्य बोध हो रहा है। तो जिस वाक्यों से किसी कार्य के करने का सामान्य बोध हो वह आपका विधानवाचक कहलाता है। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट वाक्य है आपका निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है नकारात्मक, नहीं, निषेध करना, उसको नकारना। तो जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने का बोध, पहले तो सामान्य रूप से जहां आपने विधानवाचक में पढ़ा, तो निषेधवाचक में बच्चों यहाँ पर कार्य के न होने का बोध होता है, जबकि इससे पहले में किसी काम का सामान्य रूप से होने का बोध होता है। तो जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह आपका निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, उसने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर निषेध हो रहा है, काम न होने की बात कही गई है। जबकि विधान में जब हम किसी काम को करते हैं एक विधान से, एक तरीके से, तो सामान्य रूप से जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो विधानवाचक है। निषेध में हम किसी कार्य को नकारते हैं कि वो काम नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर उसने खाना नहीं खाया है। दूसरा, कक्षा में शोर मत मचाओ, तो शोर ना करने की बात कही गई है। चलिएगा, चलिए थर्ड है प्रश्नवाचक। प्रश्न, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, जहां पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तुम क्या पढ़ रहे हो। चलिए,
चलिए, नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। तो जैसे कि सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पर आज्ञावाचक, ठीक है। तो जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है, वह आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, सत्य बोलो, अपना कमरा साफ करो। तो आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध हो, वह आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए, चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मरण विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा विस्मय, आपको आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं या प्रकट किए जाते हैं, वह आपका विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। वह आपका विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें, वाह क्या दृश्य है, जहां आपको विस्मयादि बोधक कह सकते हैं, विस्मयादि वाचक आप कह सकते हैं। तो वो वाक्य जहां से आपको जो है विस्मय उत्पन्न होता है, जिसमें आपको हर्ष हो सकता है, विस्मय यानी आश्चर्य हो सकता है, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव उत्पन्न होता है, वह आपका विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य है। जैसे वाह क्या दृश्य है, तो आपको प्रसन्नता होती है, प्रशंसा, ठीक है। अरे तुम आ गए, तो यहाँ पर जो है विस्मय हुआ कि अरे तुम आ गए, ठीक है। चलिए, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, पता नहीं सरिता आएगी या नहीं। तो इस वाक्य में संदेह हो रहा है कि आएगी भी या नहीं आएगी, कुछ नहीं पता। आज पिताजी आ सकते हैं, ये संभावना है। तो जिसमें संदेह हो, आपको संभावना लगे, ठीक है, प्रकट हो, वहां पर आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि पता नहीं सरिता आएगी या नहीं, इसमें संदेह है। और आज पिताजी आ सकते हैं, तो इसमें संभावना है, इसमें आपकी संभावना है। चलिएगा, नोट कीजिएगा इसे। इसके बाद आपका इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में दूसरों के लिए आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कई बार हम दूसरों के लिए आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए कामना करते हैं, इसके लिए इच्छा हमारी होती है, तो वह आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। तो आपका जीवन सुखी हो और भगवान सबका भला करे। आपका जीवन सुखी हो, भगवान सबका भला करे। तो यहाँ कामना भी है, आशीर्वाद भी है, ठीक है। जुग जुग जियो, तो ये भी आपका एक तरह से आशीर्वाद है, ठीक है।
तो लिख लीजिएगा, जिस वाक्य से दूसरों के लिए आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। चलिए, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट आपका संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। तो यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि वर्षा होगी तो फसल आपकी अच्छी होगी। वर्षा रुक जाती तो बाजार जाते। तो ये इच्छा है, ये शर्त है कि अगर बारिश रुक जाती तो फिर हम बाजार जाते। चलिए, तो इस तरह से आपने यहाँ पर 8 वाक्य जो कि अर्थ के आधार पर हैं, उन 8 वाक्यों को आपने पढ़ा। और इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद पढ़े, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और आज की क्लास में बच्चों आपने अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के वाक्य आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके अलग अलग वाक्यों के उदाहरण के साथ, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक और संदेहवाचक। ठीक है, ये 8 प्रकार के आपके वाक्य हैं अर्थ के आधार पर। अर्थात उस वाक्य का अर्थ क्या है, इसके आधार पर 8 वाक्यों के प्रकार हैं। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद पढ़े। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वाक्य पर आधारित प्रश्न करेंगे, जिसमें हम वाक्यों को बताएंगे और आप वाक्य के भेद बताएंगे कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। और साथ में सरल वाक्य को आप कैसे संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में बदलते हैं, तो वाक्यों का परिवर्तन भी हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।